Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सभी का आज इस क्लास में स्वागत है। आज हम इस क्लास में कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स या कोलिजन बिटवीन एटम्स के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पर कोलिजन का मतलब क्या होता है, अगर हमारी दो बॉडी या दो पार्टिकल थोड़े शॉर्ट टाइम के बीच में अगर हमारे इंटरेक्ट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं कोलिजन बोलते हैं। कोलिजन का मतलब संघट्ट, या हम कह सकते हैं जब हमारे दो पार्टिकल या दो कोई पिंड आपस में टकराते हैं तो उस घटना को हम क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं। देखिए यहाँ पर कोलिजन के ही समतुल्य हमारे दो और होते हैं। एक हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग, और दूसरा हमारा होता है रिएक्शन। ये भी हमारा क्या है, कोलिजन के एग्जांपल है। कोलिजन में क्या होता है कि जब हमारे कोई पिंड दूसरे पिंड से टकराता है और टकराने का जो टाइम इंटरवल है वो बहुत कम है। स्कैटरिंग में क्या होता है कि जब दो पार्टिकल आपस में टकराएंगे, टकराने से अगर उनका नेचर नहीं चेंज होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, कोलिजन को स्कैटरिंग बोलेंगे। और अगर उनका नेचर प्रकीर्ण, प्रकीर्ण, और इसको बोलेंगे क्रिया, प्रतिक्रिया। तो यहाँ पे जब हमारे पार्टिकल या पिंड टकराएंगे, टकराने के बाद में उनका नेचर कुछ भी चेंज नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्कैटरिंग बोलेंगे। लेकिन अगर टकराने के बाद में उनका नेचर चेंज हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन बोलेंगे। कोलिजन का मतलब हमारा यहाँ पर है कि दो हमारे पार्टिकल या दो कण आपस में टकराएंगे और टकराने का जो उनका इंटरेक्शन का जो टाइम है वो क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, जिससे उनका नेचर क्या हो, नेचर ना परिवर्तन हो। जैसे ये नहीं है एक हम बहुत बड़े पार्टिकल को है और एक छोटे पार्टिकल को दोनों टकरा दिया और दूसरा पार्टिकल हमारा क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो गया। इस तरीके का कोलिजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अब इसके कोलिजन के कितने प्रकार होते हैं, संघट्ट के दो प्रकार होते हैं। एक हमारा होता है इलास्टिक कोलिजन और दूसरा हमारा होता है इनइलास्टिक कोलिजन। प्रत्यास्थ संघट्ट और अप्रत्यास्थ संघट्ट। प्रत्यास्थ संघट्ट क्या होगा, देखिए जब भी हमारा कोलिजन होता है तो वहां पर उसकी गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों क्या रहते हैं, संरक्षित रहते हैं। मतलब टक्कर के पहले उनका जितना संवेग होगा, टक्कर के बाद भी उनका संवेग कितना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। या टक्कर के पहले की ऊर्जा और बाद की ऊर्जा दोनों हमारी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इलास्टिक कोलिजन में हम क्या मानते हैं, जब दो पिंड या दो कण इस प्रकार से टक्कर लगाते हैं कि उनका जो हमारा रेखीय संवेग है और साथ साथ में गतिज ऊर्जा है, दोनों क्या है, यहाँ पर संरक्षित रहती है। तो इस प्रकार के कोलिजन को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं, प्रत्यास्थ संघट्ट बोलते हैं। इसके कौन कौन से एग्जांपल हो जाएंगे, कोई भी कांच की गोली है या स्टील की गोली है, ये जब आपस में टकराएंगी तो उनका एग्जांपल हमारा कैसा माना जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा। साथ ही साथ जब हमारे गैस के कण, गैस हम अगर काइनेटिक थ्योरी की बात करें तो गैस के कण की भी जो टक्कर लगती है वो भी हमारा किसका एग्जांपल हो जाएगा, इलास्टिक कोलिजन का हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जो कोलिजन होती है वो भी हमारी किसका एग्जांपल हो जाएगा, इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल हो जाएगा। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन और फोटॉन का जो टक्कर होगी, जिसको हम क्वांटम इफेक्ट में पढ़ते हैं, वो टक्कर भी हमारी क्या हो जाएगी, इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल हो जाएगा। और इलास्टिक कोलिजन की जब बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, समेशन 1/2 mv² इक्वल टू हमारा क्या होता है, कांस्टेंट। मींस टक्कर के पहले गतिज ऊर्जा और टक्कर के बाद की गतिज ऊर्जा दोनों क्या रहती हैं, नियत रहती हैं। और दूसरा हमारा क्या होता है, समेशन mv इक्वल टू हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मींस जितने भी हमारे कण हैं, दो कण हैं, तीन कण हैं, जितने भी कण हैं, उनका हमारा जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब इन लास्ट क्या करें बेटा, किसकी दिशा, तो हम वो देखेंगे दोनों की दिशा। देखो यहाँ पर मास और वेलोसिटी है, तो यहाँ पर हम जब टक्कर लगेगी तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगा कि दोनों में से दिशाएं क्या होंगी। ठीक, दिशा तो हम बाद में डिसाइड करेंगे। हम यहाँ पर देखो m1, यहाँ पे मान लो दो पार्टिकल की टक्कर लगाएंगे तो m1 अलग होगा, v1 अलग होगा, m2 अलग होगा, v2 अलग होगा। तो दोनों के बीच में इन रिलेशन को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद देखेंगे हमारा v2 और v1 की दिशा क्या होगी,
उसको हम आगे भी जब दोनों दो पार्टिकल की टक्कर बताएंगे तब उनको हम दिशा बताएंगे किस तरीके से उनकी दिशा निकालते हैं। ठीक, इलास्टिक कोलिजन हमारा क्या होता है, अगर दो पिंड या दो कण इस प्रकार से टक्कर उनके बीच लगती है कि जो यहाँ पर संवेग तो नियत रहे लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो क्या है ये यहाँ पर संरक्षित नहीं रहती है। अगर संरक्षित नहीं रहती है तो ये ऊर्जा हमारी कहाँ जाती है, ये या तो हमारी प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है या हमारी ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है या ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है। कहने का मतलब ऊर्जा का जो संरक्षण नियम होता है, ऊर्जा क्या है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी। तो काइनेटिक एनर्जी टक्कर के पहले की जो काइनेटिक एनर्जी होगी बाद में भी काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन कुछ काइनेटिक एनर्जी का जो कुछ पोर्शन होगा, कुछ फ्रैक्शन होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा ऊष्मीय ऊर्जा में या ध्वनि ऊर्जा के रूप में नष्ट हो जाएगा। जैसे अगर हम बंदूक से गोली चलाएं और गोली को लकड़ी में लगाएं तो क्या होगा, बंदूक से गोली चलेगी और लकड़ी के बीच में क्या हो जाएगी अंदर तक धंस जाएगी और धंसेगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पर आवाज आएगी। तो वो हमारी क्या हो जाएगी, जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, या तो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में प्रकट होगा या हमारे ये ध्वनि ऊर्जा के रूप में प्रकट होगा। ऊष्मीय ऊर्जा का मतलब हमारा कहाँ क्या हो जाएगा कि जब लकड़ी में लगेगी तो वहां पर क्या हो जाएगी हीट प्रोड्यूस होगी और हीट प्रोड्यूस होगी तो क्या हो जाएगा गर्म हो जाएगा। साउंड ध्वनि ऊर्जा का मतलब वहां पर क्या होगी आवाज आएगी। तो कहने का मतलब है इलास्टिक कोलिजन में हमारे ये दोनों पैरामीटर क्या रहते हैं नियत रहते हैं और इलास्टिक कोलिजन में हमारे क्या रहते हैं केवल ये हमारा संवेग नियत रहता है और गतिज ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा में हमेशा कमी आती है। पहले गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी बाद में गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी और उसी कमी को पूरा करने के लिए क्या होता है कि वहां पर जो हमारी गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा वो या तो हमें ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में प्रकट होगा या हमारा ध्वनि ऊर्जा के रूप में प्रकट होगा। इसके हमारे एग्जाम्पल क्या है, बंदूक से निकली हुई गोली किसी लकड़ी में टकराती है, किसी दीवार से टकराती है, तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे इलास्टिक कोलिजन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। साथ ही साथ इलास्टिक कोलिजन में अगर जैसे माने हमारे दो पिंड हैं या दो कण हैं, उनकी टक्कर लगने के बाद अगर दोनों आपस में चिपक जाते हैं तो जब स्टिक कर जाएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। इतना यहां तक सबको समझ में आ गया है? कोई किसी को पूछना तो नहीं किसी यहां तक? अब देखो यहाँ पर कोलिजन, कोलिजन का मतलब हमारा टक्कर है, संघट्ट है और यहाँ पर स्कैटरिंग, स्कैटरिंग भी कोलिजन का ही है। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या होता है नेचर पार्टिकल का चेंज नहीं होता। नेचर का मतलब पार्टिकल जैसा बिहेव कर रहा है उसका व्यवहार है वो चेंज नहीं होता और रिएक्शन में हमारा क्या होता है वो पूरा परिवर्तित हो जाता है। हमने इतना ज्यादा दोनों की भी टक्कर लगा दी कि दूसरा पार्टिकल हमारा क्या हो गया डिस्ट्रॉय हो गया या उसका पूरा शेप चेंज हो गया, तो हम कह देंगे वहां पर क्या हो रहा है रिएक्शन हो रहा है। तो रिएक्शन भी हमारा क्या है ये भी कोलिजन का ही एक टाइप है। तो कोलिजन हमारा क्या हो जाएगा स्कैटरिंग भी हो सकती है और रिएक्शन भी हो सकती है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि स्कैटरिंग में हमारा नेचर चेंज नहीं होगा और रिएक्शन में हमारा नेचर चेंज हो जाएगा और कोलिजन में हमारी जो टक्कर लगेगी पार्टिकल की वो क्या होगा बहुत थोड़े समय के लिए दोनों का इंटरेक्शन होगा, उसके बाद वो क्या हो जाएंगे दूर हो जाएंगे। यहां तक सबको क्लियर है? अब देखो यहां से हम बात करने जा रहे हैं अगर हमारा वन डायमेंशनल परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन यहाँ पर हम इसलिए बोल रहे हैं कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है हमेशा कंजर्व रहती है। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं हमारा कोलिजन होता है जहां पर काइनेटिक एनर्जी में कुछ ना कुछ लॉस ना हो। लेकिन जब वो लॉस इतना कम माना जाता है तो हम उसको कह सकते हैं कि वो हमारा कोलिजन क्या हो जाएगा वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी जरूर लॉस होगी लेकिन वो लॉस इतना कम होगा कि उसको हम क्या कर सकते हैं नेग्लेक्ट मान सकते हैं। तो ये हमारा जो पहला टॉपिक है वन डायमेंशनल कोलिजन, वन डायमेंशनल कोलिजन। अब यहाँ पे देखिए जब हमें यहाँ पे हमारा क्या वन डायमेंशनल का मतलब हमारी एक ही रेखा में कोलिजन हो रहा है तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे हमारे दो पार्टिकल हैं या दो कोई पिंड हैं जिनके द्रव्यमान हमने कितने मान लिए, एक का m1 मान लिया, वेग कितना मान लिया u1 मान लिया, दूसरे का हमने m2 मान लिया और वेग कितना मान लिया m2 मान लिया। ये हमारे क्या है सीधी सरल रेखा में ये चल रहे हैं, ये इस तरीके से चल रहे हैं।
ये इस तरीके से हम इसको देख लेते हैं। इसके बाद क्या हो जाएगा, जब ये टकराएंगे तो ये जब टक्कर इनकी लगेगी तो क्या हो जाएगा, ये हमारा दूसरा हो जाएगा जिसका हमने M2 मान लिया, इसका वेग V1 मान लिया, और ये हमारा पार्टिकल है M2 है, इसका वेग हमने कितना मान लिया, V2 मान लिया। ये हमारे दोनों चल रहे थे और टक्कर लगी, टक्कर लगने के बाद इनका वेग कितना हो गया, V1 हो गया, इसका V2 हो गया, और इसका M1 द्रव्यमान है और इसका M2 द्रव्यमान है। इतना सबको क्लियर है, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया। ये टक्कर के पहले थे और ये हमारे टक्कर के बाद हो जाएंगे। इतना सबको क्लियर है। अब यहां पर हमने क्या माना है, दोनों के बीच में हमारा इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन होगा तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों का हमारा मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। और मोमेंटम कंजर्व रहने का मतलब है संघट्ट के पहले जितना मोमेंटम होगा उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, संघट्ट के बाद हो जाएगा, और संघट्ट के पहले जितनी गतिज ऊर्जा थी उतनी हमारी क्या हो जाएगी, संघट्ट के बाद की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। अब देखो यहाँ से इसको डायग्राम को अगर हम यहाँ से छोटा कर दें, ये हम इस तरीके से बना लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा है एक पार्टिकल, एक पार्टिकल ये है, ये बिफोर कोलिजन है, और ये हमारा आफ्टर कोलिजन है। ये लाइन जो हमने बनाई है ये इसके पहले बिफोर है और इसके बाद में हमारा कोलिजन के बाद में। तो देखो जब हम संघट्ट के पहले का मोमेंटम लिखेंगे तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना हो जाएगा, मोमेंटम क्या फॉर्मूला होता है मोमेंटम का, मास इनटू वेलोसिटी। तो बिफोर कोलिजन कितना मोमेंटम हो जाएगा, इसका मास कितना माना था m1, वेग कितना है u1, तो क्या लिखेंगे m1 u1 प्लस m2 हो जाएगा। दो पार्टिकल हैं। अब यहाँ पर u1 और u2 की हम दिशा हम लोग दोनों क्या मानी है, एक ही दिशा में मानी है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। ये क्वेश्चन सबको क्लियर। अब देखो इसके बाद कोलिजन के पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, फार्मूला हाफ mv², तो ये हमारा हो जाएगा हाफ m1 u1² प्लस हाफ m2 u2²। ये हमारी क्या हो जाएगी, टक्कर के संघट्ट के पहले मोमेंटम, संवेग और गतिज ऊर्जा। अब टक्कर लग जाएगी तो इनका वेग कितना हो जाएगा, v1 और v2 हमने माना है, तो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m1 v1² प्लस 1/2 m2 v2। ये हमने निकाल दिया। और इलास्टिक कोलिजन में ये दोनों क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। तो जब हम इनको कंजर्वेशन नियम लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए बिफोर हमारा क्या मोमेंटम था, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2। ये हमारी पहली क्वेश्चन हो जाएगी। क्लियर है सबको। अब इससे देखो यहां से अगर हम कंजर्व रहेगा, कंजर्व का मतलब जो पहले होगा संवेग वही बाद में होगा, टक्कर लगने के बाद में मिलेगा, इसीलिए हमने दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। क्योंकि इलास्टिक कोलिजन जब भी होती है तो वहां पर संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है, मतलब टक्कर के पहले जितना संवेग होगा उतना ही टक्कर के बाद में रहेगा। तो ये टक्कर के पहले हमारा संवेग था और ये टक्कर के हमारा बाद संवेग हो गया। क्लियर है। अब इस इक्वेशन में देखो पहला पार्टिकल हमारा ये था और ये बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v1 हो गई। अगर इस टर्म को हम इसके पास में ले आए तो हम कैसे लिख सकते हैं, m1 हमने कॉमन ले लिया और हम क्या लिखेंगे, u1 माइनस v1 इक्वल टू, हम इसको इधर ले जाएंगे तो हमारा m2 कॉमन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा v2 माइनस। ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो गई, 1 हो गई। ये सबको क्लियर। अब देखो दूसरी इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, दूसरी इक्वेशन हम क्या करेंगे, यहाँ पर गतिज ऊर्जा का संरक्षण लगाएंगे, तो m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर।
यहाँ से देखो 1/2 सबसे कैंसिल हो जाएगा, और इसमें भी हम ये वाले टर्म को हम अगर इधर ले आए तो हम कैसे लिख सकते हैं, m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू, और इसको अगर हम उधर ले जाएं तो हम क्या लिख देंगे, m2 ये हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस, ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सबको क्लियर है इक्वेशन? अब यहां से देखो, इसको अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दें तो हम क्या लिख सकते हैं, m1 u1 माइनस v1 इंटू u1 प्लस v1 इक्वल टू m2। यहां से जब फार्मूला लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, v2 माइनस, और ये v1 नहीं होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, u2 होगा। ये ध्यान रखिए बेटा, अगर गलत हम लिखते हैं तो उसको टोक दीजिएगा। तो v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर होगा, तो यहां से v2 माइनस u2 और v2 प्लस। अब यहां से देखो, दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें तो जब डिवाइड करेंगे तब हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन, इसको अगर हम 3 माने इक्वेशन, तो 3 से हमने क्या कर दिया, इक्वेशन 1 को हमने डिवाइड किया। तो जब 3 से डिवाइड करेंगे तो m1 u1 माइनस v1 और m1 u1 माइनस v1 ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और हमें यहां से क्या मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में u1 प्लस v1 इक्वल टू, और यहां से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहां से भी देखो m2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, v2 माइनस u2 कैंसिल हो जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा, v2 प्लस u2। अब इसके बाद देखो, अगर हम इन दोनों को इधर कर लें तो हम क्या लिख सकते हैं, u1 माइनस u2 इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, v2 माइनस लिख सकते हैं, या अगर हम इसको माइनस हम कॉमन ले लें तो क्या लिख सकते हैं, v1 माइनस। अब u1 माइनस u2 क्या था, पहले कण का हमारा ये वेग था किसके सापेक्ष में, दूसरे के, तो u1 माइनस u2 हमारा क्या हो जाएगा, पहले पिंड का आपेक्षिक वेग हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये टक्कर के बाद हमारा वेग है पहले कण का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टक्कर के पहले क्या हो जाएगा, आपेक्षिक वेग बराबर क्या हो जाएगा, माइनस टक्कर के बाद में आपेक्षिक वेग। तो इस तरीके से ये पहला हमारा रिजल्ट निकल आएगा कि जो टक्कर के पहले का आपेक्षिक वेग होगा। आपेक्षिक वेग का मतलब हमने बताया था जब हम किसी दूसरे के रेफरेंस में ले रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, u1 माइनस u2 का मतलब क्या है, u1 का वेग निकाल रहे हैं, किसके सापेक्ष में निकाल रहे हैं, u2 के सापेक्ष में निकाल रहे हैं। तो दोनों का हम क्या कर देंगे, u1 माइनस u2 कर देंगे, उसको हम बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, ये हमारा टक्कर के पहले का आपेक्षिक वेग है, और v1 माइनस v2 हमारा क्या है, टक्कर के बाद का आपेक्षिक वेग है, और ये दोनों हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन साइन कैसा रहता है, यहाँ पर निगेटिव रहता है। मींस जो डायरेक्शन हमारी होगी वहां पर डायरेक्शन भी दोनों को हमें देखना पड़ेगा। ये सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? अब यहीं से देखो इक्वेशन में ये अगर इक्वेशन है, अगर हम u1 की वैल्यू निकालें और u1 की वैल्यू हम निकाल के हम इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में रख दें जो हमारे पास इक्वेशन थी, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं, हम v1 और v2 की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, और v1 v2 के निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहां से किसी एक की वैल्यू एलिमिनेट कर देते हैं। तो हम यहां से देखो क्या करते हैं, ये जो हमारी इक्वेशन है यहां से अगर हम लिखें तो v1 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, v2 प्लस u2 माइनस, देखो ऐसे कर सकते हैं इसको। अब हमने v1 की वैल्यू निकाल ली, और v1 की वैल्यू जो हमारी इक्वेशन थी, इक्वेशन हमारी क्या थी, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू क्या था, m1 v1, m1 और v1 की जगह पर हमने क्या लिख दिया, ये वैल्यू लिख दी, v2 प्लस u2 माइनस u1। फिर दूसरा टर्म हमारा क्या था, m2, देखो ऐसे ऐसे तो होगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, m1 v2, फिर हमारा क्या आएगा, m1 u2 माइनस
m1 u1 प्लस m2। देखो इतना ही टर्म आएगा हमारा, बताइए। अब हमने देखो यहां से m1 u1 है और यहां पर हमारा माइनस m1 u1 है। माइनस जब इधर आएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 2m1 u1। फिर यहां से देखो m2 u2 है और ये माइनस, हाँ ये हमारा m2 u2 है और ये हमारा क्या है m1 u2 है। तो ये हमारा जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। u2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं m2 माइनस m1 इंटू u2 और इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा m1 v2 प्लस m2 v2, दोनों में हम v2 कॉमन ले लेंगे तो m1 प्लस m2 इंटू, और यहां से हम v2 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, देखिए v2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, पूरे इक्वेशन को हम क्या कर देंगे m1 प्लस m2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा पहला टर्म हो जाएगा 2m1 अपान m1 प्लस m2 इंटू, फिर दूसरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा m2 माइनस m1 अपान m1 प्लस m2, ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी, ये फोर्थ हो जाएगी। ये सबको समझ में आ गई। अब देखो ये हमारा क्या है दूसरे कण का हमने वेग निकाल लिया किस तब टक्कर लगने के बाद। इसी तरीके से हम क्या करेंगे जब v2 की वैल्यू आ गई है तो v2 की वैल्यू हम क्या करेंगे, इसको किसी भी इक्वेशन में पहली दूसरी जो हमारी इक्वेशन बनी थी उसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या निकल आएगा v1 की भी वैल्यू निकल आएगी। और v1 की वैल्यू देखिए जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो v1 की वैल्यू हमारी कितनी निकलेगी, इसको हम सिमिलरली करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। v1 की वैल्यू हमारी निकलेगी यहाँ से m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस दूसरा टर्म हमारा निकलेगा यहाँ से m2 माइनस m1, दूसरा टर्म निकलेगा 2m2, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे 2m2 अपान m1 प्लस m2, ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई फिफ्थ हो गई। अगर हमें u1 u2 मालूम है m1 m2 मालूम है तो टक्कर लगने के बाद हम क्या कर सकते हैं उन कणों का हम संघटन के बाद वेग निकाल सकते हैं, जिसके लिए हमें ये फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहां से देखो अगर हम इसी में स्पेशल केस लगा दें, स्पेशल केस लगा दें, पहला हमारा स्पेशल केस क्या है, देखिए अगर हम मान लें दोनों पिंड हमारे जो टकरा रहे थे उनका द्रव्यमान क्या था समान था, तो जब द्रव्यमान हम समान मानेंगे मींस m1 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा। यहां से हाँ बताओ यहां पे ये जब इक्वेशन सॉल्व करोगे जैसे यहां पर हमने दूसरे का निकाला तो हमें क्या मिला 2m मिला, ऐसे ही जब हम यहां से v2 की वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें v1 की वैल्यू इस तरीके से आएगी। उसको जब हमने कैलकुलेशन किया तो कैलकुलेशन करने के बाद ये हमने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी, ये डायरेक्ट वैल्यू में सॉल्व करने के बाद इतनी आएगी। इसको आप लोग लगा के देख भी सकते हैं या लगा के यहाँ पे फिर से बता दें आ जाएगा ना। देखो यहाँ से इसमें हम पहला केस लगा रहे हैं, पहला केस हमने माना अगर हमारा क्या है m1 इक्वल टू m2 है, मींस दोनों जो हमारे पिंड आपस में टकरा रहे हैं उनका द्रव्यमान क्या है बराबर है। तो देखो यहाँ से जब m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा तो हमारी इक्वेशन फोर्थ में ये वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई और इक्वेशन 5 में हमारी क्या हो गई ये वैल्यू 0 हो गई। तो v1 इक्वल टू हम कैसे लिख सकते हैं, v1 इक्वल टू हमारी वैल्यू आ जाएगी, v1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे लिखेंगे ये वैल्यू 0 हो गई और यहाँ पे 2m अपान m प्लस m क्या हो जाएगा 2m कैंसिल हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा u2 हो जाएगा। v1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी u2 के बराबर। अब इसी तरीके से हम v2 की जब वैल्यू निकालेंगे तो v2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब लिखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा u1 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हमें पता चलता है v1 इक्वल टू क्या है u2 है और v2 इक्वल टू क्या है u1 है। तो कहने का मतलब हो गया जब हमारे दो समान द्रव्यमान के पिंड या कण हमारे जब टकराएंगे तो उनके जो वेग होंगे संघटन के बाद आपस में बदल जाएंगे। जो हमारे दूसरे कण का वेग था वो हमारा क्या हो जाएगा
पहले वेग का हो जाएगा, पहले कण का हो जाएगा, और जो पहले कण का था वो टक्कर के बाद क्या हो जाएगा, दूसरे कण का वेग हो जाएगा। ये हमारा केस कब होगा, जब हमारा दोनों के द्रव्यमान क्या है, समान है। समझ में क्या सबको आ गया। अब देखो इसके बाद ये हमारा पहला केस हो गया। अब हम दूसरा केस देख रहे हैं। दूसरे केस में माना हमने कि अगर हम मान लें कि u1 इक्वल टू 0 है, मतलब पहला जो हमारा पिंड है वो क्या है, स्थिर अवस्था में है। दूसरा केस अगर हम देखें, अगर हम माने इफ u1 इक्वल टू 0, अगर हमारा u1 इक्वल टू 0 हो जाएगा तो v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। देखो यहां से v2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1 अपान m1 प्लस m2 u1, और यहां से v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, v1 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2m2 अपान m1 प्लस m2। कहा v2 वाले में, हाँ एक मिनट, v2 की वैल्यू हमारी क्या है, ये हो जाएगी, और ये सही तो लिखा है बेटा, देखो अच्छा हाँ, ये हाँ, यहाँ पे u2 आएगा। तो ये हमारा केस क्या हो जाएगा, जब हमारा पिंड विरामावस्था में होगा उस समय वेग हमारा क्या हो जाएगा, दोनों कणों का इस तरीके से होगा। अब इसी में हम अगर मान लें कि दोनों के द्रव्यमान हमारे समान हो जाएं, दोनों के द्रव्यमान भी समान है और पहला हमारा पिंड क्या है, विरामावस्था में है, तो जब यहाँ से बराबर करेंगे तो m2 माइनस m1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा, और v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, u2 हो जाएगा। तो देखो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि जब हमारे दोनों पिंड के द्रव्यमान समान होंगे तथा पहला पिंड हमारा क्या है, विरामावस्था में होगा, तो उस समय क्या हो जाएगा, दूसरे कण का वेग क्या हो जाएगा, दूसरा कण हमारा क्या हो जाएगा, विरामावस्था में आ जाएगा, और पहले कण का वेग क्या हो जाएगा, जो दूसरे कण का था, मतलब दोनों हमारे आपस में क्या हो जाएंगे, वेग चेंज हो जाएंगे। क्लियर है सबको। तो अब की हाँ तीसरा केस देखो, तीसरा केस अगर हम मान लें कि जो हम रेस्ट में मान रहे हैं, मीन्स जो हमने विरामावस्था में माना है तो वो बहुत हैवी है, तो उस केस में हम मान लेंगे कि जो हमारा विरामावस्था में मान से u1 वैल्यू 0 है और m1 की वैल्यू क्या है, m2 से बहुत ज्यादा है। मीन्स m1 हमारा क्या है, बहुत हैवी है, और m2 हमारा बहुत लाइट है। इस अवस्था में क्या हो जाएगा, यहां से देखो m1 के कंपैरिजन में m2 को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इस कंडीशन में हम जब वैल्यू लिखेंगे यहाँ से m2 माइनस m1, तो यहां से देखो हम इक्वेशन में इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा देखो यहां से क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, m1 अपान m1 मीन्स 1, और यहां से हमारा क्या हो जाएगा 2m2 अपान m1। तो ये हमारा हो जाएगा, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एक अलग केस निकल आएगा। क्लियर है सबको। लास्ट वाले में बेटा देखो हमारा कहा गया है, ये कोई केस है कि जहां पर हमारा पहला पिंड विरामावस्था में है, तो u1 इक्वल टू हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, तो u1 इक्वल टू 0 मानेंगे, ये टर्म हमारा 0 हो गया, और m1 का मान क्या मान लेंगे, m2 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो m2 इक्वल टू हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर 0 मान लेंगे, और जब m2 इक्वल टू 0 मान के इक्वेशन को लिखेंगे तो देखो हमारी कंडीशन क्या आ जाएगी, यहाँ से ये टर्म हमारा 0 हो गया और m2 इक्वल टू 0 हो गया, तो v1 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और v2 की जब वैल्यू निकालेंगे तो v2 हमारा क्या हो जाएगा, ये u1 के कारण 0 हो गया, यहाँ से m2 इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस m1, और यहां से हमारा क्या होगा, v2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा माइनस। अब क्लियर है सबको। तो जितनी कंडीशन होंगी उनको हम इन्हीं दोनों इक्वेशन की सहायता से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ ये हमारी इक्वेशन कैसे मिली है, हमने केवल क्या किया है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को कंजर्व किया है, कोलिजन के पहले उनका संवेग निकाला है
और बाद में निकाला है, साथ में गतिज ऊर्जा उनकी निकाली है और बाद में गतिज ऊर्जा निकाली है, और दोनों को हमने क्या कर दिया है, बराबर कर दिया है। तो अगर आप चाहो तो इस इक्वेशन को याद भी रख सकते हो, अगर इस इक्वेशन को नहीं याद रख सकते हो तो हम सीधे वहीं पे इक्वेशन m1 में रिलेशन बना लेंगे और उसको हम सॉल्व कर लेंगे। याद करना बहुत आसान है। देखो v1 में हमारा m1 माइनस m2 होगा और v2 में हमारा क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1 हो जाएगा, यहाँ पर 2m2 आएगा और यहाँ पर हमारा 2m1 आएगा। बताओ बेटा, क्लियर है? ये हमारा हो जाएगा वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। इसी के बाद अगर हम इलास्टिक कोलिजन की बात करें, दूसरा जो हमारा टॉपिक है इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, बताया था कि यहाँ पर हमारा जो मोमेंटम होता है, संवेग रहता है, वो नियत रहता है, और लेकिन गतिज ऊर्जा यहाँ पर क्या होती है, गतिज ऊर्जा यहाँ पर ये अलग होगी, दोनों की मीन्स बराबर हमारी नहीं होगी, संरक्षित नहीं होगी, बल्कि उसका कुछ पोर्शन क्या हो जाएगा, वहां पर क्षय भी होगा। और वो क्षय हमारा किस तरीके से हो सकता है, या तो हमारी ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में होगा या हमारी ध्वनि ऊर्जा के रूप में क्षय होगा। और इलास्टिक कोलिजन में ये भी हम मानते हैं कि जब दोनों की टक्कर लगेगी, टक्कर लगने के बाद में हमारा क्या हो जाएगा, आपस में वो चिपक जाएंगे। तो ये अगर हमें पार्टिकल माने जिसका द्रव्यमान m1 था और वेग कितना था, u1 था, ये दूसरा हमारा पार्टिकल क्या करना था जिसका द्रव्यमान m2 है और वेग कितना है, u2 है। इसके बाद ये दोनों आपस में टकराए और टकराने के बाद में ये हमारे दोनों क्या हो गए, इस तरीके से चिपक गए। m1 और m2 दोनों क्या हो गए, आपस में स्टिक कर गए। तो यहाँ पर हम दोनों का द्रव्यमान क्या मान लेंगे, m1 प्लस m2, या जिसको अगर हम कैपिटल M मान लें। अब ये दोनों जब चिपक जाएंगे तो इनका एक कंबाइंड वेग हो जाएगा, जिसको हम क्या मान लेंगे, ये v वेग से चलेगा। ये भी सबको डायग्राम क्लियर है? देखो यहाँ पे हमने माने दो हमारे पिंड है, एक का द्रव्यमान m1 है, u1 वेग से चल रहा है, दूसरा हमारा m2 है, ये u2 वेग से चल रहा है। इन दोनों के बीच में हमारी अप्रत्यास्थ संघट्ट होती है और अप्रत्यास्थ संघट्ट के बाद में ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद इनका एक संयुक्त वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है। अब यहाँ से हम इन दोनों में जब हम संवेग संरक्षण का नियम देखेंगे तो संवेग संरक्षण का नियम हमारा क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 को अगर हम कैपिटल M माने तो हम क्या मान सकते हैं, कैपिटल V मान सकते हैं। और यहां से हम कैपिटल V की अगर वैल्यू निकालें तो कैपिटल V की हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 u1 प्लस m2 u2 अपान m1 प्लस, ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, इसका हम वेग निकाल सकते हैं। वेग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, m1 u1 प्लस m2 u2 अपान m1 प्लस m2। ये सबको क्लियर है? हाँ, अब देखो यहां से अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि जब हमारा इलास्टिक कोलिजन होता है तो वहां पर हमेशा एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। लॉस होगा इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, जो हम k1 माइनस k2 निकालेंगे इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी, वैल्यू कुछ आएगी। तो हम यहाँ पर k1 माइनस k2 की वैल्यू निकालेंगे, और लॉस होगा इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, k1 माइनस k2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। k1 हमारी ज्यादा होगी, k2 क्या होगी, कम होगी। दूसरी वैल्यू जब हमारी कम हो जाएगी तभी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है, लॉस हो रहा है। तो हम क्या यहाँ पर निकालेंगे, k1 माइनस k2 की वैल्यू निकालेंगे। अब हम जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी टोटल कितनी हो जाएगी, देखिए हाफ, ये हो जाएगा m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2, यही तो हो जाएगा। बताओ बेटा। हाँ, अब इसी में अगर हम मान लें हमारा दूसरा पिंड क्या है, स्थिर अवस्था में है, तो u2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 0। इसी में अगर हम एक और कंडीशन मान लें कि जो दूसरा हमारा पिंड है अगर स्थिर है, तो स्थिर हम ये क्यों करना चाह रहे हैं, ताकि हम आसानी से यहाँ पर प्रूफ कर सके
कि जो हमारा एनर्जी का जो लॉस होता है यहाँ पर पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर देखो U2 को हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 m1 u1 हो जाएगी। अब यहां से देखो, जब ये दोनों आपस में स्टिक कर गए तो इनका कॉमन वेग कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। और जब इस v वाली इक्वेशन में जब हम U2 को 0 मानेंगे तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए यहां से v की वैल्यू हो जाएगी हमारी m1 u1 अपान m1 प्लस, जब U2 को हमने क्या मान लिया है, यहां से 0 मान लिया है। अब इसके बाद देखिए, अब बाद में कितनी एनर्जी हो जाएगी, इसको अगर हम K1 मान लें तो K1 इक्वल टू क्या है, हाफ m1 u1 स्क्वायर। अब बाद में हमने एनर्जी कितनी मान ली, इसकी K2 मान ली, तो K2 को हम कैसे लिखेंगे, 1/2 mv स्क्वायर। m यहाँ पर क्या है, दोनों का कंबाइंड मास, जिसको हम क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2 इंटू v। देखिए, और v की जब वैल्यू हम यहां पे लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1/2 m1 प्लस m2, और v की जगह पर हम क्या लिख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपान m1 प्लस m2 स्क्वायर। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा स्क्वायर है एक यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो K2 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 m1 स्क्वायर अपान m1 प्लस m2, और यहां से u1 स्क्वायर। ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और ये इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आपको बताइए। अब देखो, हम काइनेटिक एनर्जी में क्या दिखाना चाह रहे हैं, कमी हो रही है, तो कमी के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का हम डिफरेंस ले लेंगे, और दोनों का डिफरेंस हम कैसे लेंगे, K1 माइनस K2, K1 माइनस K2 कर दिया। तो K1 माइनस K2 की वैल्यू जब लिखेंगे तो K1 की वैल्यू हमारी कितनी है, 1/2 m1 u1 स्क्वायर, माइनस K2 की वैल्यू हमारी क्या है, 1/2 m1 स्क्वायर, और ये हमारा क्या है, u1 स्क्वायर अपान m1 प्लस। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करके हम देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है। अब यहां से देखिए, दोनों से 1/2 हम कॉमन लेंगे, m1 भी कॉमन ले लेंगे, और u1 स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 कॉमन हो जाएगा, m1 कॉमन हो जाएगा, और u1 स्क्वायर ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। अब यहां से क्या मिलेगा, 1 माइनस, और यहां से हमारा क्या मिलेगा, m1 अपान m1 प्लस। बताइए बेटा। अब इसके बाद देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हमारा m1 प्लस m2 होगा, m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 m1, यहां से हमारा m2 आ जाएगा, u1 स्क्वायर आएगा अपान m1 प्लस, इतना ही तो आएगा। अब देखो यहां से ये वैल्यू हमारी पूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों, जब m1 हमारा पॉजिटिव होगा, m2 भी पॉजिटिव होगा, और m1 प्लस m2 भी पॉजिटिव हो जाएगा। और u1 स्क्वायर क्या है हमारा, अगर ये निगेटिव भी होगा तो निगेटिव का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो K1 माइनस K2 की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव होगी। और जब K1 माइनस K2 की वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो गई, मींस ऊर्जा में हमारा जो है कमी कितनी होगी, पॉजिटिव होगी। इसका मतलब हमारी बाद में ऊर्जा क्या हो गई, इसका मतलब हो गया K2 इज लेस देन K1, K2 इज लेस देन K1 हो गया। और K2 हमारा क्या है, संघट्ट के बाद की ऊर्जा है, और K1 क्या थी, पहले ऊर्जा है। इसका अर्थ हो गया कि जब हमारा संघट्ट होगा, इलास्टिक कोलिजन, तो उस समय ऊर्जा में क्या आएगी, कमी आएगी। ये हमारा हो जाएगा, कमी हो जाएगी। क्लियर है। तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कमी होगी। इसको कभी कभी न्यूमेरिकल में पूछ देते हैं, सिद्ध कीजिए
कि जो हमारा अप्रत्यास्थ संघट्ट में ऊर्जा में, काइनेटिक ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में कमी होती है। तो हम यहीं पे K1 माइनस K2 इक्वल टू पॉजिटिव कर देंगे और यहाँ से लिख देंगे K2 इज लेस देन K1, अर्थात संघट्ट में हमारी क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में कमी होगी या गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। यह क्षय ही हमारी ऊष्मीय ऊर्जा या हमारी ध्वनि ऊर्जा के रूप में प्रतीत होगा। तो ये सबको क्लियर हो गया। अब देखो वन डायमेंशनल हमारा हो गया। अब हम इसके बाद बात करते हैं टू डायमेंशनल हमारा कोलिजन कैसे होता है। ये तो हमारा क्या हो गया, वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल में हमारा क्या हो जाएगा, दोनों पिंड या कण हमारे क्या करेंगे, एक रेखा में चलेंगे। ठीक, अब अगर हम टू डायमेंशनल की बात करते हैं तो टू डायमेंशनल में देखो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर टू डायमेंशनल कोलिजन। अब यहां पर हमारा क्या है कि अगर हम माने एक हमारा ये है m1 जो कितने वेग से चल रहा है, u1 वेग से चल रहा है, और दूसरा हमारा क्या है, ये m2 है और ये क्या है, u2 वेग से चल रहा है। ये दोनों हमारे थे और टक्कर लगने के बाद में ये हमारी अगर मान लें हम सीधी लाइन है तो टक्कर लगने के बाद में हमारा ये पार्टिकल हमारा इधर और दूसरा पार्टिकल हमारा, इसको समझिए, ये हमारा m1 है और ये हमारा क्या है, m2। ये दोनों हमारे टक्कर लगने के बाद में एक हमारा क्या हो गया, इस दिशा में चला गया, दूसरा हमारा क्या हो गया, इस दिशा में चला गया। ये वाला हमारा पहले एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है, और दूसरा वाला हमारे लीनियर एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, फाई बना रहा है। तो अब इसकी अगर हम वेग माने m1 के साथ में हमने वेग v1 मान लिया, इसका हमने वेग क्या मान लिया, v2 मान लिया। ये डायग्राम सबको क्लियर है। अब इसमें भी हमारा क्या है, देखो नियम हमारे वही रहेंगे, चाहे हम वन डायमेंशनल की बात करें, चाहे टू की बात करें, चाहे हम 3D की बात करें। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कोलिजन के पहले हमारा जो संवेग होगा, यहाँ से कितना होगा संवेग, और गतिज ऊर्जा दोनों आपस में क्या रहेंगी, संरक्षित रहेगी। अब हम जब यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हम कि देखो ये m1 है, इसका वेग कितना होगा, v1, तो इसका मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, m1 v1 होगा, और v1 हमारा क्या है, इस दिशा में लगेगा। तो इस दिशा में जब लगेगा तो हम इसको क्या करेंगे, दो भागों में हम क्या करेंगे, वियोजित कर लेंगे। देखो ये हमारा पार्ट था, इसमें हमारा क्या है, एक्स एक्सिस भी आएगा और वाई एक्सिस भी आएगा। तो हम m1 v1 को क्या करेंगे, दो इसमें एक्सिस में हम क्या कर लेंगे, रिजॉल्व कर देंगे, और जब रिजॉल्व करेंगे एंगल यहाँ पर कितना है, थीटा है, तो ये अगर हमारा m1 v1 कंपोनेंट है तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा किसमें आ जाएगा, यहाँ पे बताओ, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा cos। क्लियर है सबको। और ये वाला कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, m1 v1 sin। और मोमेंटम को हम क्यों रिजॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मोमेंटम हमारी क्या है, दिशा पर डिपेंड कर रही है। तो हमने क्या किया, m1 v1 को हमने दो पार्ट में यहाँ पर रिजॉल्व कर दिया। एक हमारा क्षैतिज अक्ष के अबाउट होगा, जिसको हम क्या लिखेंगे, m1 v1 cos थीटा, और इसको हम क्या लिखेंगे, m1 v1 sin थीटा। ये सबको क्लियर है। हाँ। अच्छा, अब इसके बाद देखो इसी तरीके से इसका हमारा मोमेंटम कितना है, m2 v2 है, तो m2 v2 को भी हम क्या रिजॉल्व करेंगे, एक हमारा इधर आएगा और दूसरा हमारा कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में जाएगा। अब यहां से देखो m2 v2 को हम जब करेंगे तो ये भी हमारा कौन सा कंपोनेंट होगा, m2 v2 cos, और ये हमारा क्या हो जाएगा, m2 v2 sin। बताइए अब हमें क्या करना है, संवेग का हमें क्या करना है, संरक्षण करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तो दोनों एक ही रेखा में चल रहे थे, तो यहाँ पर हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस में तो मोशन होगा नहीं, तो इसका जो हम मोमेंटम एक्स दिशा के अबाउट लेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जब हम मोमेंटम करेंगे कंजर्व, तो मोमेंटम को हम पहले क्या करेंगे, एक्स अक्ष के अबाउट एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अबाउट यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 u1, और यहां से हमारा क्या हो जाएगा, m2 u2 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा m1u1 प्लस m2 और इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एक्स एक्सिस में देखो यहां पर कितना है m1v1 cos थीटा और m2v2 cos फाई, m2v1 cos थीटा m1v1 cos थीटा प्लस m2v2 cos, ये सबको क्लियर। अब देखो जब हम y एक्सिस के अबाउट इसको करेंगे कंजर्व, तो y एक्सिस के अबाउट जब करेंगे तो यहां पर तो y एक्सिस है ही नहीं, तो इसका हम कितना लिखेंगे, यहां पर 0 लिखेंगे। और यहां पे देखो ये हमारा ऊपर है और ये हमारा नीचे है, तो दोनों एक क्या हो जाएंगे m1 v1 sin थीटा माइनस m2 v2 sin फाई। ये हमारी क्वेश्चन क्या आ जाएगी, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी क्या हो जाएगी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। इसको 0 के अगर बराबर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा m1 v1 sin थीटा इक्वल टू m2 v2 sin फाई। सबको दिख रहा है। अब देखो ये हमारी हाँ बताओ बताओ। तो जब वो स्थिर मानेंगे तो u2 को 0 मान लेंगे। अभी हमने दोनों को माना है, दोनों हमारे मोशन में है, ठीक। जब हम इसमें केस लगा देंगे, जब u2 को 0 मान लेंगे तो u2 हमारा क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, ठीक। ये हमारी जनरल इक्वेशन हो गई जिसमें हमारा u1 भी गति में है और u2 भी गति में है। अगर इसी में हम माने कि u2 हमारा स्थिर है तो u2 की वैल्यू हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 0 कर देंगे, ठीक। बताइए। अब देखो यहां से ये तो हमारे मोमेंटम का संरक्षण हो गया। तीसरा हमारा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का होगा, गतिज ऊर्जा का भी संरक्षण होगा। और गतिज ऊर्जा हमारी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको जब हम लिखेंगे तो 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2। और इन चार हमारी तीन इक्वेशन है, तीन इक्वेशन की सहायता से हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो हमारी इक्वेशन मिली इसी की सहायता से जो भी हमें वैल्यू निकालनी होगी, थीटा की, फाई की, v2 की, v1 की, इन इक्वेशन की सहायता से। हाँ वन वाला होगा। देखो यहाँ पर जब हम संवेग को संरक्षण करेंगे तो संवेग हमारी कैसी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो संवेग हमारा क्या है, m1 इसका मास है और v1 इस दिशा में वेग है, तो मोमेंटम हमारा किधर मिलेगा, इस दिशा में मिलेगा। और ये एक्सिस हमारी क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दोनों के बीच में है, तो हमारा कुछ इसका भाग क्या होगा, एक्स दिशा में भी लगेगा और कुछ हमारा भाग क्या लगेगा, वाई दिशा में लगेगा। और ये कितने एंगल से गति कर रहा है, थीटा एंगल से गति कर रहा है। तो जब संवेग को हम वियोजित करेंगे तो थीटा के यहाँ पर हमारा क्या आएगा, आधार मिलेगा, तो आधार में कितनी हो जाएगी, m1 v1 cos थीटा हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर दिशा में है, तो परपेंडिकुलर में हमें कितना मिलेगा, साइन में मिलेगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे, m1 v1 sin थीटा लिख देंगे। अब क्लियर है, बताओ बेटा। तो इन इक्वेशन की सहायता से जो भी हमारा टू डायमेंशनल के केस में हमें थीटा, फाई, v2, v1 जो भी वैल्यू निकालनी होगी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.